नमस्कार। समसामयिक विषयों पर आधारित कार्यक्रम विशेष में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रीति सिंह। कलम की ताकत क्या होती है और निडर और निष्पक्ष पत्रकारिता किस तरह की जा सकती है, इसकी प्रेरणा गणेश शंकर विद्यार्थी के जीवन से मिलती है। गणेश शंकर विद्यार्थी ऐसे ही पत्रकार थे जिन्होंने अपनी कलम से सत्ता तक की राह बदल दी, अंग्रेजी शासन की नींव हिला दी। गणेश शंकर विद्यार्थी एक ऐसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे जो महात्मा गांधी के अहिंसक आंदोलन के समर्थकों और क्रांतिकारियों को समान रूप से देश की आजादी के लिए लड़ने में सक्रिय योगदान प्रदान करते थे। गणेश शंकर विद्यार्थी पत्रकारिता के जरिए ब्रिटिश शासन के साथ साथ देसी सामंतों को भी निशाने पर लेते थे। उनका दफ्तर क्रांतिकारियों की शरण स्थली था तो युवाओं के लिए पत्रकारिता का प्रशिक्षण केंद्र भी। आज विशेष में बात करेंगे गणेश शंकर विद्यार्थी की शख्सियत की, उनकी निर्भीक और जुझारू पत्रकारिता की, उनके जोश भरे लेखन से क्रांतिकारी आंदोलन को जन आंदोलन से जोड़ने के कभी ना भूल सकने वाले योगदान की। तो आइए शुरू करते हैं आज का विशेष। गणेश शंकर विद्यार्थी निडर और निष्पक्ष पत्रकार, समाज सेवी और स्वतंत्रता सेनानी थे। स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में उनका नाम अजर अमर है। स्वतंत्रता संग्राम के समय जिन पत्रकारों ने अपनी लेखनी को हथियार बनाकर आजादी की लड़ाई लड़ी, उनमें गणेश शंकर विद्यार्थी का नाम बेहद महत्वपूर्ण है। गरीबों को हर छोटी से छोटी परेशानी को वो अपनी कलम की ताकत से दर्द की कहानी में बदल देते थे। महान स्वतंत्रता सेनानी गणेश शंकर विद्यार्थी ने कलम और वाणी से महात्मा गांधी के अहिंसावादी विचारों और क्रांतिकारियों को समान रूप से समर्थन और सहयोग दिया। छोटे जीवन काल में उन्होंने अन्याय और शोषण के खिलाफ हमेशा आवाज उठाई। गणेश शंकर विद्यार्थी एक ऐसे पत्रकार थे जिन्होंने अपनी लेखनी की ताकत से अंग्रेजी शासन की नींद उड़ा दी थी। उन्होंने जीवन भर उत्पीड़न और अन्याय के खिलाफ आवाज बुलंद की। गणेश शंकर विद्यार्थी का जन्म 26 अक्टूबर 1890 को उनके ननिहाल प्रयाग में हुआ था। इनके पिता का नाम जय नारायण था, जो उत्तर प्रदेश में फतेहपुर के हथगांव के निवासी थे। गणेश शंकर विद्यार्थी के पिता अपने उसूलों के पक्के इंसान थे। वे ग्वालियर रियासत में मुंगावली के एक स्कूल में हेडमास्टर थे। गणेश शंकर विद्यार्थी का बचपन वहीं बीता। यहीं शुरुआती शिक्षा दीक्षा भी हुई। उनकी पढ़ाई की शुरुआत उर्दू से हुई। उन्होंने 1905 में भेलसा से अंग्रेजी मीडियम परीक्षा पास की। उन्होंने 1907 में प्राइवेट परीक्षार्थी के रूप में एंट्रेंस परीक्षा पास की। आगे की पढ़ाई के लिए इलाहाबाद के कायस्थ पाठशाला में दाखिला लिया। यही वो वक्त है जब गणेश शंकर विद्यार्थी का झुकाव पत्रकारिता की ओर हुआ। वे मशहूर लेखक पंडित सुंदर लाल के साथ उनके हिंदी साप्ताहिक कर्मयोगी के संपादन में सहायता करने लगे। गणेश शंकर विद्यार्थी की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। इस वजह से 1908 में उन्होंने कानपुर के करेंसी ऑफिस में 30 रुपए महीने की नौकरी शुरू की। हालांकि एक अंग्रेज अधिकारी से बहस होने के बाद उन्होंने यहाँ की नौकरी छोड़ कानपुर के पृथ्वीनाथ हाई स्कूल में 1910 तक अध्यापन का कार्य किया। इसी दौरान उन्होंने सरस्वती, कर्मयोगी, स्वराज्य और हितवार्ता जैसे प्रकाशनों में लेख लिखे। गणेश शंकर विद्यार्थी का मन पत्रकारिता और सामाजिक कार्यों में खूब लगता था। जल्द ही वे कर्मयोगी और स्वराज जैसे क्रांतिकारी पत्रों से जुड़े और इनमें अपने लेख लिखने लगे। उन्होंने विद्यार्थी उपनाम अपनाया और इसी नाम से लिखने लगे। कुछ समय बाद उन पर हिंदी पत्रकारिता जगत के अगुवा महावीर प्रसाद द्विवेदी की नजर पड़ी। वे गणेश शंकर की योग्यता से प्रभावित हो गए। उन्होंने गणेश शंकर विद्यार्थी को 1911 में अपनी साहित्यिक पत्रिका सरस्वती में कार्य करने का प्रस्ताव दिया। हालांकि गणेश शंकर की रुचि राजनीतिक विषयों में ज्यादा थी। एक वर्ष बाद ही वे सरस्वती पत्रिका से निकलकर अभ्युदय नामक पत्र में काम करने लगे। वे सितंबर 1913 तक यहाँ पर रहे। इसके बाद गणेश शंकर विद्यार्थी
कानपुर वापस लौट आए। यहाँ से उनके जीवन का एक अलग अध्याय शुरू हुआ। महान स्वतंत्रता सेनानी गणेश शंकर विद्यार्थी ने 9 नवंबर 1913 से कानपुर में क्रांतिकारी तेवर वाली पत्रिका प्रताप की शुरुआत की। इसके जरिए उन्होंने शोषण और अन्याय के खिलाफ आवाज उठानी शुरू की। प्रताप के जरिए उन्होंने पीड़ित किसानों, मिल मजदूरों और दबे कुचले गरीबों के दुखों को उजागर किया। क्रांतिकारी पत्रकारिता के कारण उन्हें बहुत कष्ट झेलने पड़े। अंग्रेजी सरकार ने उन पर कई मुकदमे किए, भारी जुर्माना लगाया और कई बार गिरफ्तार कर जेल भी भेजा। 1916 में गणेश शंकर विद्यार्थी की महात्मा गांधी से पहली मुलाकात हुई। इसके बाद उन्होंने अपना पूरा जीवन स्वतंत्रता संग्राम को समर्पित कर दिया। उन्होंने 1917 से 18 में होम रूल आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और कानपुर में कपड़ा मिल मजदूरों की पहली हड़ताल का नेतृत्व किया। 1920 में उन्होंने प्रताप का दैनिक संस्करण शुरू किया। उसी साल उन्हें रायबरेली के किसानों के हितों के लिए आवाज उठाने की वजह से 2 साल के लिए जेल भेजा गया। गणेश शंकर विद्यार्थी 1922 में जेल से रिहा हुए, लेकिन अंग्रेजी सरकार ने उन्हें भड़काऊ भाषण देने के आरोप में फिर से गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया। उन्हें 1924 में रिहा किया गया। स्वास्थ्य बिगड़ने के बावजूद पूरे जोश खरोश से 1925 के कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन की तैयारियों में वो जुट गए। वे 1925 में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के स्वागत समिति का अध्यक्ष चुने गए। 1925 में कांग्रेस ने राज्य विधान परिषद के चुनाव में हिस्सा लेने का फैसला किया। इसके बाद 1926 में गणेश शंकर विद्यार्थी यूनाइटेड प्रोविंस के विधान परिषद के सदस्य चुने गए। हालांकि जब कांग्रेस ने विधान परिषद को छोड़ने का फैसला किया, तब उन्होंने 1929 में त्याग पत्र दे दिया। 1929 में ही उन्हें यूनाइटेड प्रोविंस कांग्रेस समिति का अध्यक्ष चुना गया और उन्हें यहाँ के सत्याग्रह आंदोलन के नेतृत्व की जिम्मेदारी सौंपी गई। 1930 में उन्हें गिरफ्तार कर एक बार फिर से जेल भेजा गया। गांधी इरविन पैक्ट के बाद 9 मार्च 1931 को उन्हें रिहा कर दिया गया। मार्च 1931 में कानपुर में हिंदू मुस्लिम दंगे हुए, जिसमें हजारों लोग मारे गए। गणेश शंकर विद्यार्थी ने दंगाइयों के बीच जाकर हजारों लोगों को बचाया। 25 मार्च 1931 को वो एक ऐसी ही हिंसक भीड़ में फंस गए जिसने उनकी बेरहमी से हत्या कर दी। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के विचारों से प्रेरित गणेश शंकर विद्यार्थी जंगे आजादी की एक ऐसे निष्ठावान सिपाही थे। सरदार भगत सिंह को प्रताप से गणेश शंकर विद्यार्थी ने ही जोड़ा था। गणेश शंकर विद्यार्थी ने क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल की आत्मकथा प्रताप में छापी। क्रांतिकारियों के विचार और लेख प्रताप में लगातार छपते रहे। इस महान स्वतंत्रता सेनानी ने कलम और वाणी के साथ साथ महात्मा गांधी के अहिंसावादी विचारों और क्रांतिकारियों को समान रूप से समर्थन और सहयोग दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। कलम की ताकत हमेशा ही तलवार से अधिक रही है और ऐसे कई पत्रकार हुए हैं जिन्होंने अपनी कलम से सत्ता की राह बदल दी। महान स्वतंत्रता सेनानी गणेश शंकर विद्यार्थी ऐसे ही एक अदम्य साहस वाले पत्रकार थे जिन्होंने गुलामी के दौर में अपनी कलम की ताकत से अंग्रेजी हुकूमत की नींव हिला दी। उनके द्वारा लिखित और प्रकाशित समाचार पत्र प्रताप ने स्वाधीनता आंदोलन के दौरान एक नई अलख जगाई। प्रताप के जरिए ही न जाने कितने क्रांतिकारी स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल होने के लिए प्रेरित हुए। आजादी के आंदोलन में सक्रिय रहते हुए गणेश शंकर विद्यार्थी ने प्रताप के जरिए पत्रकारिता के जिन मूल्यों और सिद्धांतों को स्थापित किया, वो आज भी एक नजीर हैं। देश में जब भी पत्रकारिता की बात होगी तो महान स्वतंत्रता सेनानी, क्रांतिकारी और निडर पत्रकार गणेश शंकर विद्यार्थी के बिना पूरी नहीं होगी। गणेश शंकर विद्यार्थी एक जीते जागते पत्रकारिता और साहित्य के संस्थान थे, जहां से राम वृक्ष वेणीपुरी, माखनलाल चतुर्वेदी, बाल कृष्ण शर्मा जैसे साहित्यकारों का विकास हुआ, तो वहीं भगत सिंह जैसे क्रांतिकारियों की पत्रकारीय प्रतिभा का भी विकास हुआ। वे गांधी के अनुयायी थे तो क्रांतिकारियों के सबसे भरोसेमंद साथी भी।
उनका प्रताप अखबार क्रांतिकारियों का अड्डा था, जहां भेष बदलकर भगत सिंह, आज़ाद समेत तमाम क्रांतिकारी महीनों रहा करते थे। ब्रिटिश हुकूमत और गुलामी के घोर विरोधी गणेश शंकर विद्यार्थी ने अपने 3 साथी शिव नारायण मिश्र, नारायण प्रसाद अरोड़ा और यशोदा नंदन के साथ मिलकर 9 नवंबर 1913 को उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में प्रताप की नींव डाली थी। शुरुआत से ही प्रताप का दफ्तर क्रांतिकारियों के छिपने की जगह थी तो युवाओं के लिए पत्रकारिता का प्रशिक्षण केंद्र। विद्यार्थी जी ने केवल पाठकों के लिए ही नहीं लिखा, बल्कि नए लेखक पत्रकार तैयार करने और पत्रकारिता को मिशन बनाने की दिशा में भी काम किया। उन्होंने प्रताप के जरिए बड़े स्तर पर जन जागरण का अभियान भी चलाया। अपने पत्रकारीय मूल्यों और जीवन सिद्धांतों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता हमेशा रही, तभी तो उन्होंने उन आदर्शों के लिए अपनी जान की भी बाजी लगा दी। उनके साप्ताहिक प्रताप का सूत्र वाक्य ही था, जिसको न निज गौरव और निज देश का अभिमान है, वो नर नहीं निरा पशु है और मृतक समान है। प्रताप जब शुरू हुआ तो इसमें केवल 16 पेज हुआ करते थे, लेकिन समय के साथ इसके पन्ने और लोकप्रियता दोनों बढ़ते चले गए। अपने मिशन के तहत प्रताप ने न केवल अंग्रेजों बल्कि देसी जमींदारों और पूंजीपतियों के शोषण के खिलाफ भी आवाज उठाई। 1916 तक इसके पन्नों की संख्या 16 से बढ़कर 20 हो गई। इसका नतीजा ये हुआ कि 23 नवंबर 1920 से इसका दैनिक प्रकाशन होने लगा। वर्ष 1928 आते आते प्रताप की लोकप्रियता काफी बढ़ चुकी थी और इसके पृष्ठों की संख्या भी बढ़कर 40 हो गई थी। हालांकि इसकी क्रांतिकारिता में बिल्कुल भी कमी नहीं आई। 1921 में प्रताप ने गांधी जी द्वारा चलाए जा रहे असहयोग आंदोलन में खुद को पूरी तरह से झोंक दिया और इसका नतीजा ये हुआ कि जुलाई 1921 में अंग्रेज सरकार ने प्रताप का प्रकाशन बंद कर दिया। असल में प्रताप बहुत ही कम समय में देश के मजदूरों और किसानों की आवाज बन गया था। गुलामी के दिनों में जन आंदोलनों को आगे बढ़ाने का मूल्य प्रताप के संपादक के तौर पर उन्हें कई बार चुकाना पड़ा। कई बार वे जेल गए, लेकिन प्रताप अपने मूल्यों और सिद्धांतों से नहीं डिगा। उस दौर में जब यातायात के साधन सीमित थे, हर गांव में गिने चुने लोग ही पढ़े लिखे थे, तब भी प्रताप का सर्कुलेशन 10 से 15 हजार के करीब था। यही नहीं, प्रताप की लोकप्रियता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जब 19 जून 1916 को प्रताप में दासता नामक कविता छापने के आरोप में राजद्रोह का आरोप लगाया गया और अखबार पर 1000 रुपये का जुर्माना लगा दिया गया, तब विद्यार्थी जी ने जुर्माना तो भर दिया, लेकिन उनकी कलम की रफ्तार और धार और तेज हो गई। प्रताप साम्राज्यवादी अंग्रेजी हुकूमत ही नहीं बल्कि सामंती जमींदारों, राजाओं के अत्याचार के खिलाफ भी हमेशा मुखर रहा। न केवल अपने निर्भीक लेखन के चलते बल्कि राष्ट्रीय आंदोलन और किसान आंदोलन में भागीदारी के चलते भी उन्हें कई बार ब्रिटिश हुकूमत के गुस्से का शिकार होना पड़ा। कई बार जेल जाना पड़ा, जुर्माना भरना पड़ा। कई बार तो प्रताप पर जब्ती और बंद होने की तलवार भी लटकी, लेकिन गणेश शंकर विद्यार्थी अपने आदर्श से कभी विचलित नहीं हुए। प्रताप के पहले अंक से ही पत्रकारिता के प्रति अपनी नीति को बिल्कुल स्पष्ट रखा, जो बाद में भारतीय पत्रकारिता का आदर्श बन गई। जब खोजी पत्रकारिता की चर्चा भी नहीं थी, उस दौर में गणेश शंकर विद्यार्थी आम आदमी की छोटी छोटी समस्याओं, देसी रियासतों के अत्याचार, अंग्रेजों के शोषण, दमन और लूट पर ढेरों जमीनी रिपोर्टिंग करते थे। उन्होंने चंपारण के किसानों के शोषण पर रिपोर्टिंग कर एक पुस्तिका का प्रकाशन भी किया, जिसे अंग्रेज सरकार ने जब्त कर लिया। 1921 में रायबरेली में किसान आंदोलन पर जमींदारों अंग्रेजों ने जब गोली चलवाई तो उन्होंने उसके खिलाफ आवाज उठाई और प्रताप में लिखा, डायर शाही और डायर शाही, ये दूसरा जलियांवाला कांड है। जमीन पर गिरा लहू इस देश में सामंत शाही और साम्राज्यवाद दोनों की समाधि बनेगा। इसके खिलाफ अंग्रेजों ने उन पर मुकदमा कर दिया और उन्हें 3 महीने जेल की सजा काटनी पड़ी, लेकिन वो रुके नहीं, थके नहीं और न ही अपने सिद्धांतों और मूल्यों से समझौता किया। यही नहीं, गणेश शंकर विद्यार्थी ने प्रताप में विज्ञापन को लेकर जो नीति बनाई थी वो पत्रकारिता का आदर्श बन गई। उन्होंने उन विज्ञापनों को प्रकाशित करने से इनकार कर दिया जिनसे समाज में कुरीति का, बुराइयों का, अनैतिकता का प्रचार होता। इसके लिए भले ही उन्हें घाटा उठाना पड़ा, लेकिन वे अडिग रहे। वे किसी राजा, किसी सेठ या अंग्रेजों से विज्ञापन नहीं लेते थे। प्रताप जनता का अखबार था, जनता के पैसे से चलता था और जनता की आवाज को उठाता था। और हाँ, उसके संपादक कोई और नहीं बल्कि महान स्वतंत्रता सेनानी, निडर पत्रकार और देशभक्त गणेश शंकर विद्यार्थी थे। ब्यूरो रिपोर्ट,
राज्यसभा टीवी। गणेश शंकर विद्यार्थी, वो शख्सियत जो कलम के सिपाही तो थे ही, अपने सिद्धांतों और आदर्शों के प्रति भी संकल्प से भरे हुए दृढ़ निश्चयी इंसान भी थे। गुलामी को खत्म करने और देश की एकता अखंडता को बनाए रखने के लिए उन्होंने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। अपने विचारों को व्यक्त करने में उन्होंने कभी कोई संकोच नहीं किया। आजीवन धार्मिक कट्टरता और उन्माद के खिलाफ आवाज उठाते रहे। ताउम्र अपनी लेखनी के जरिए लोगों को धार्मिक उन्माद के प्रति सावधान करने वाले गणेश शंकर विद्यार्थी किसी भी प्रकार के मतवाद और वैचारिक संकीर्णता से परे थे। वे स्वाधीनता संग्राम के सक्रिय सेनानी और उदार मानवीय चेतना वाले व्यक्ति थे। वे स्वाधीन भारत के सपने को साकार होने में सांप्रदायिकता और जातीयता की समस्या को सबसे बड़ी बाधा मानते थे। गणेश शंकर विद्यार्थी का व्यक्तित्व बहुआयामी था। सामाजिक राजनीतिक जीवन में अति सक्रिय होने के बावजूद उन्होंने साहित्य और संस्कृति की परंपरा को राष्ट्र की मुख्य धारा से जोड़ा। उनका लेखन सिर्फ राजनीतिक विषयों तक ही सीमित नहीं था, अन्य मुद्दों पर भी वे वैचारिक और रचनात्मक लेखन भी करते रहे। गणेश शंकर विद्यार्थी दूरदर्शी व्यक्ति थे। 27 अक्टूबर 1924 को उन्होंने धर्म की आड़ नाम से एक लेख लिखा जो आज भी प्रासंगिक है। उन्होंने लिखा, देश में धर्म की धूम है और इसके नाम पर उत्पात किए जा रहे हैं। लोग धर्म का मर्म जाने बिना ही इसके नाम पर जान लेने या देने के लिए तैयार हो जाते हैं। वे आगे लिखते हैं, ऐसे लोग कुछ भी समझते बूझते नहीं हैं। दूसरे लोग इन्हें जिधर जोत देते हैं, ये लोग उधर ही जुत जाते हैं। गणेश शंकर विद्यार्थी शुरू से ही राजनीति और धर्म के मेल के खिलाफ थे। कई मौकों पर उन्होंने इसे लेकर अपनी नाराजगी भी जाहिर की थी। 1921-22 के खिलाफत आंदोलन की ओर संकेत करते हुए उन्होंने कहा था कि देश की आज़ादी के लिए वो दिन बहुत ही बुरा था जिस दिन आज़ादी के आंदोलन में खिलाफत, मुल्ला, मौलवियों और धर्माचार्यों को स्थान दिया जाना आवश्यक समझा गया। उनका मानना था कि ये पहल आज़ादी के आंदोलन में एक कदम पीछे हटने जैसी थी। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जब तक जिंदा रहे, विद्यार्थी जी ने उन्हें अपना सैद्धांतिक गुरु माना। 1920 में तिलक के निधन के बाद उन्होंने गांधी जी का नेतृत्व स्वीकार किया, लेकिन गांधी जी के विचारों को अपने पर हावी नहीं होने दिया। उन्होंने लिखा कि गांधी जी की बातों को ले उड़ने से पहले हर व्यक्ति का कर्तव्य है कि वो पहले उसका मर्म समझ ले। अंध राष्ट्रवाद के खतरों के बारे में गणेश शंकर विद्यार्थी ने आज़ादी के आंदोलन के समय ही आगाह कर दिया था। 21 जून 1915 को प्रताप ने प्रकाशित अपने लेख में लिखा कि देश में कहीं कहीं राष्ट्रीयता के भाव को समझने में गहरी भूल की जा रही है। हर रोज इसके प्रमाण हमें मिलते रहते हैं। यदि हम इसके भाव को अच्छे तरीके से समझ चुके होते तो इससे जुड़ी बेतुकी बातें सुनने में न आती। दरअसल वे हिंदू राष्ट्र के नाम पर धार्मिक कट्टरता और संकीर्णता के सख्त खिलाफ थे और समय समय पर इसे लेकर लोगों को सावधान भी करते थे। पत्रकारिता के साथ साथ सामाजिक जीवन में सक्रिय गणेश शंकर विद्यार्थी ने देश का धर्म के नाम पर बंटवारा होने से पहले कह चुके थे कि भविष्य में कोई भी देश हिंदू राष्ट्र नहीं हो सकता। इसके पीछे उनका तर्क था कि किसी राष्ट्र का होना उसी समय संभव है जब देश का शासन उसके सभी नागरिकों के हाथ में हो। हिंदुओं के साथ साथ गणेश शंकर विद्यार्थी ने मुस्लिम समुदाय को भी चेताया। उन्होंने लिखा कि ऐसे लोग जो टर्की, काबुल, मक्का या जेद्दा का सपना देखते हैं, वे भी इसी तरह की भूल कर रहे हैं। ये जगह उनकी जन्मभूमि नहीं है। उन्होंने आगे ऐसे लोगों को अपने देश की महत्ता समझाते हुए कहा कि इसमें कुछ भी कटुता नहीं समझी जानी चाहिए यदि कहा जाए कि उनकी कब्रें इसी देश में बनेंगी और अगर वे लायक होंगे तो उनके मरसिए भी इसी देश में गाए जाएंगे। गणेश शंकर विद्यार्थी जीवन भर धार्मिक उन्माद के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करते रहे। इसी धार्मिक उन्माद को शांत करने में उनकी जान भी चली गई। अपनी लेखनी और कर्मों से उन्होंने आज़ादी की लड़ाई में एक खास जगह बनाई जिससे आने वाली कई पीढ़ियां प्रेरणा लेती रहेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।
और इसी के साथ विशेष में फिलहाल इतना ही। आप हमारे इस कार्यक्रम को YouTube पर भी देख सकते हैं और अपनी राय और सुझाव हमारे साथ साझा कर सकते हैं। इनका हम बेसब्री से इंतजार करते हैं। बने रहिए राज्यसभा टीवी के साथ। नमस्कार।